दोस्तों नमस्कार। सरकार को बाखूबी पता है कि अगर छात्र आंदोलन करते हुए सड़कों पर निकल आए तो इस देश की सत्ता डगमगाने लगेगी। 70 के दशक में गुजरात की सत्ता डगमगाई थी, उसके बाद उसी दौर में बिहार की सत्ता भी डगमगाई थी और स्थिति इतनी बड़ी होती चली गई कि इस देश में इंदिरा गांधी की सत्ता भी उस दौर में डगमगा गई थी। वजह सिर्फ एक थी, छात्र सड़क पर थे जो आंदोलनरत थे। और बीजेपी को तो इस बात की जानकारी बाखूबी है, क्योंकि छात्रों के साथ राजनीतिक तौर पर उस दौर में कोई अगर खड़ा था तो वह बीजेपी के ही लोग थे। सवाल यह नहीं है कि मौजूदा वक्त में छात्रों का आंदोलन इस देश की सत्ता को डगमगा देगा। सवाल यह हो चला है, इस देश में छात्र सड़क पर नहीं रहे तो कहां रहे। कहीं पर भी नौकरी नहीं है और नौकरियां ना होने की परिस्थितियां इतनी विकट होती चली जा रही है कि समाज के भीतर टकराव कहीं ज्यादा पैना होता चला जा रहा है। जो बिहार में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में सुगबुगा रहा है। चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, शायद सत्ता ना डगमगाए, इसीलिए रेल मंत्री आज निकलकर पत्रकारों से जिस संवेदनशीलता के साथ बात कर रहे थे, उसके भीतर नौकरियां देने या नौकरियां को लाने का सवाल नहीं था, सिर्फ संयम बरतने की बात थी। जो नई कमेटी बनाई गई है, जो जांच कर रही है, वह 5 मार्च तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। लेकिन जिस तरीके से बीते 24-48 घंटों में पटना में हुआ, जहानाबाद में हुआ, गया में हुआ, रोहतास में हुआ, यह सारी परिस्थितियां बताती है वो खिसकते खिसकते इलाहाबाद तक भी पहुंचा और बनारस और गोरखपुर में जीआरपी और एसआरपी के हवाले रेलवे स्टेशनों को करना पड़ गया। यह सारी परिस्थितियां यह भी बतलाती है छात्रों के भीतर गुस्सा पनप रहा है। 1-2 साल नहीं, बरसों बरस से इस दौर में कोई नौकरियां मिली नहीं है। कोई नौकरियों की वैकेंसी तो है लेकिन निकलती नहीं है, निकलती है तो होती नहीं है। और रेलवे की जिस परीक्षा को लेकर लोगों में या छात्रों में आक्रोश है, वह तो बीते लोकसभा चुनाव के दौर में वैकेंसी निकाली गई थी। यानी 2019 में एक लॉलीपॉप की तरह 1 लाख से ज्यादा रोजगार की परिस्थितियां समाज को दिखा दी गई, लेकिन उस पर एक भी नियुक्ति क्यों नहीं हुई। और 2016 से लेकर 2021 तक आखिर कितनी नौकरियां यूपीएससी ने दी है, कितनी नौकरियां स्टाफ सिलेक्शन से मिली है, कितनी नौकरियां दी गई है केंद्र सरकार के मातहत, और कितने पद अभी भी खाली पड़े हैं जो सैंक्शन पद हैं। तो यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें इस देश में बेरोजगारी एक त्रासदी के तौर पर उभर रही है। बेरोजगारी बार बार गुस्से की शक्ल में उभर कर आ रही है। और इस देश का सच क्या बेरोजगार भारत हो चला है। हमें लगता है कि बिहार से निकले इस संघर्ष या उस आवाज को जरा समझने की कोशिश कीजिए। जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर रेल रोककर सामने भारत का राष्ट्रीय गीत वहां पर आंदोलनरत छात्र गाते हैं। जब हॉस्टल के भीतर में जीआरपी और एसआरपी की पुलिस पहुंचती है और डंडे बरसाती है तो उनके जुबान से उफ के बदले भारत माता की जय भी निकलता है, जय हिंद भी निकलता है। और अपने गुस्से को वह बर्दाश्त करते हुए इस बात का भी जिक्र करते निकल जाते हैं कि नौकरियां नहीं तो क्या करें। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो इससे पहले शायद इस देश के भीतर में कभी थी नहीं। हम इस बात का इसलिए भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि तमाम जगहों से हमारे जो भी परिचित हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो वहां पर स्ट्रिंगर्स हैं, जहानाबाद, समस्तीपुर, रोहतास, आरा, पटना, गया, दानापुर, राजेंद्र नगर, उत्तर प्रदेश में आइएगा तो गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज, इन तमाम जगहों पर कुछ जगहों पर लाठीचार्ज, कुछ जगहों पर आंसू गैस, कुछ जगहों पर पत्थर फेंकने। जीआरपी और आरपीएफ और रेलवे इंटेलिजेंस अपने तौर पर सक्रिय है। लेकिन अगला सवाल यह है कि यह सारी चीजें क्यों हो रही हैं। रोजगार की वजह से हो रही है। और रोजगार की परिस्थितियों ने ऐसी कौन सी विकट समस्या को जाहिर कर दिया है जिसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार रोजगार दे पाने की स्थिति में ही नहीं है। आज जरा इन पन्नों को इसलिए खोल लीजिए क्योंकि 35,281 पदों पर जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा का ऐलान तो 2019 में इलेक्शन से ठीक पहले हुआ था। सितंबर में उस पर और जोर पकड़ लिया गया कि अब होगी। विरोध प्रदर्शन चलते रहे। फिर मार्च 2020 आया, उसमें परीक्षा ली गई और उसके बाद जब रिजल्ट आया है बीते 1 हफ्ते पहले यानी 14 जनवरी को जब रिजल्ट आया तो उसने सबको चौंका दिया। 1.25 करोड़ फॉर्म भरे गए थे।
रेलवे डिपार्टमेंट अपने तौर पर खुद कहता है कि डी कैटेगरी और लेवल 2 से 6 के बीच में जब आप जाएंगे तो 1,40,000 पद इससे पहले रेलवे ने निकाले कहां थे। और आज भी रेलवे मंत्री इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, इतने सारे पद कहां निकले थे। अगला सवाल कोई रेलवे मंत्री से वहां बैठा पत्रकार पूछ नहीं पाया। एक बार यह तो बता दीजिए कि 1.25 करोड़ फॉर्म किस पद के लिए इस देश में आजादी के बाद से कभी भरे गए या नहीं भरे गए? नहीं भरे गए। जो गड़बड़ियां हैं वो 10+2 और ग्रेजुएशन को लेकर एक परीक्षा लेने की भी है। इस बात का भी जिक्र है कि जो नाम निकल कर आए उसमें 7 लाख की जानकारी सरकार अपने तौर पर दे रही है। कह रही है कि हमने तकरीबन 7 लाख लोगों को, जो सीबीटी की लेवल 1 परीक्षा है उसमें हमने उनको 7 लाख लोगों को दिया। लेकिन जब हमने उस पूरी लिस्ट को देखा समझा तो पता चला कि 3,40,000 छात्र हैं। बाकी छात्र को, किसी को 2 नौकरी है, किसी को 3 नौकरी है, किसी को 4 नौकरी है। अब उसकी कैटेगराइजेशन के लिए 15 फरवरी को फिर से परीक्षा होनी थी, जो इस संघर्ष और आंदोलन के बाद बंद कर दी गई है। आप बंद कर दीजिए, रिपोर्ट लाइए, हाई पावर कमेटी बनाइए, लेकिन नौकरी तो दीजिए। नौकरी दे पाने की स्थिति में आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं? और जो नौकरियां देनी है उसमें जिन वैकेंसी का जिक्र है जो लेवल 2 के दायरे में आते हैं, उसमें लेवल 2 में भी मिनिमम 19,000 रुपए महीने मिलेंगे शुरुआत में। जो सबसे हाई है, लेवल 6 है, उसमें 35,000 रुपए मिलेंगे। उसके लिए भी 1.25 करोड़ बच्चे इस देश के भीतर में फॉर्म भरते हैं और उसके बाद भी परीक्षा ले पाने की स्थिति में हमारा सिस्टम नहीं आ पाता है। आता है तो उसमें भी छेद और सुराख दिखाई देने लगते हैं। यह कैसी गवर्नेंस की परिस्थितियां हैं या कौन सी स्थिति है? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जूनियर क्लर्क, ट्रेन असिस्टेंट, गार्ड, टाइम कीपर, अगर इसमें ध्यान दीजिएगा तो लगभग 11,000 पद जो थे वो 10+2 के लिए थे और 24,281 पद जो थे वो ग्रेजुएट लेवल के लिए थे। लेकिन अपनी तरफ से कहा गया कि हम कानूनी तौर पर मिनिमम एजुकेशन का जिक्र कर सकते हैं, मैक्सिमम का नहीं। तो किसी भी पद पर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति रोजगार के लिए तैयार है, चाहे वह पीएचडी किए हुए हो, चाहे पीजी किए हुए हो, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे 10+2 हो। यानी इस देश के भीतर में एजुकेशन को आखिर में अप्लाई कहां पर होना है? रोजगार है नहीं, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। मिनिमम एजुकेशन की लकीर आपने खींची हुई है तो फिर जो पीएचडी कर गया उसके लिए आपके पास क्या है देने को? आपके पास कुछ भी नहीं चीजें बच पा रही हैं अगर यह स्थिति निकल कर आती है। क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 लिया गया अब हम उसे भी नहीं मानेंगे, कंप्यूटर 2 भी अब उसको भी कैंसिल कर दिया गया, पूरी रिपोर्ट आएगी। यानी 1 महीने चीजें और टल गई। अगर इस स्थिति में 35,281 पदों को लेकर जो हंगामा है और सरकार ने कहा कि 7,20,000 बच्चों को हमने छांट लिया है और हमने जब उस पूरी लिस्ट को परखा तो पता चला 3,84,000 बच्चे हैं, बाकियों को तो कई नौकरियां मिल गई हैं, इसलिए उनका जिक्र है। छात्रों का गुस्सा जायज है। छात्रों को लेकर आप जो प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग की स्थिति इस दौर में क्या हो चली है? अगर रेलवे को एक आधार बना लिया जाए तो इससे सिर्फ यह समझ लीजिए कि शुरुआत में 2019 में 37,000 पदों को लेकर नोटिफिकेशन निकला था। संयोग ऐसा है कि उसी दौर में इस देश के लोकसभा चुनाव को लेकर भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था चंद दिनों के बाद उसके। लेकिन वो 543 सीटों पर तो इस देश के भीतर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करके इस देश में सांसद बन गए और पार्लियामेंट सज गई। लेकिन एक भी नौकरी उस दौर में क्यों नहीं मिल पाई? आज संयोग से गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र का पहला मतलब यही है, वो सत्ता का राज होता है, सत्ता का काल होता है। उसके भीतर कहीं भी किसी तरीके से कोई राजा नहीं होता है। तो कोई शासक अपने आप को यह ना सोच ले कि हम राजा हैं। भारत गणतंत्रात्मक देश है और उस परिस्थितियों में उसके पास कुछ अधिकार हैं। इन अधिकारों के दायरे में ही यह सवाल है कि एक ही वक्त लोकसभा के लिए भी सीटों को लेकर इलेक्शन होना था और उसी वक्त रेलवे को लेकर भी नोटिफिकेशन निकला था, वहां पर भर्तियां होनी थी। 2022 आ गया और अब आप कमेटी बना रहे हैं और कह रहे हैं जांच करेंगे। हमें लगता है कि इस देश के भीतर की असल स्थिति क्या हो चली है जरा ये इससे समझ लीजिए। इस दौर में रेलवे को प्राइवेटाइज करने का जिक्र भी हुआ है और सरकार ने पिछले बजट में ही जानकारी दे दी थी कि हम कितने सेक्टर को प्राइवेटाइज करेंगे। संयोग से उसमें सारे डिपार्टमेंट आ गए, इस देश के भीतर की सारी मिनिस्ट्रीज आ गई।
रेलवे से जो सरकार को कमाना है वह 1,52,496 करोड़ रुपए कमाने हैं, जो प्राइवेटाइज वो करेगी। सवाल यह है कि जो सरकार के अधीन रेलवे काम करती है और जो प्राइवेट सेक्टर के तहत रेलवे काम करती है उसमें नौकरियां और कम हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर वेलफेयर स्टेट के तहत काम नहीं करता है और संयोग से मौजूदा वक्त में वेलफेयर स्टेट के तरफ जो हमारा लोकतांत्रिक देश है उसमें सरकार भी निजीकरण की स्थिति को महत्वपूर्ण मानने लगी है। जब हमने एक विशेषज्ञ से पूछा जो रेलवे डिपार्टमेंट का, हमने बोला जो सरकार 1,52,496 करोड़ रुपए प्राइवेटाइज करके कमाना चाहती है रेलवे से, इससे रेलवे की कितनी नौकरियों पर असर पड़ेगा। उसने जानकारी दी लगभग 39,000 नौकरियों पर इस पर सीधे असर पड़ेगा। यानी आने वाले वक्त में जब आप प्राइवेटाइज रेलवे को करेंगे तो वहां पर नौकरियां कम हो जाएंगी। यह पहला राउंड है। दूसरा राउंड है कि इसके बाद वह कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर बड़ी तादाद पे नौकरियों पर असर इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं। माइनिंग 28,747 सरकार को इतने करोड़ रुपए कमाने हैं, 90,000 लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। पोर्ट्स, बंदरगाह जो है 12,828 करोड़ मोनेटाइजेशन के बाद और प्राइवेटाइजेशन के बाद सरकार कमाना चाहती है, 11,500 नौकरियों पर असर पड़ेगा। टेलीकॉम में जो बीएसएनएल का हाल हमने देख लिया, वहां जो वीआरएस लगभग 95,000 लोगों ने ले लिया, एमटीएनएल में लिया गया। ये सारी परिस्थिति बताती है कि आज की तारीख में उन्हें वीआरएस के दौर की रकम तो दूर की बात है, फरवरी के महीने में जनवरी का वेतन भी मिल जाए यह भी बड़ी बात हो चली है। टेलीकॉम पर तकरीबन 26,000 रोजगार पर असर पड़ेगा। एविएशन के क्षेत्र में सरकार को कमाने हैं 20,782 करोड़ रुपए, लगभग 1,900 करोड़ पे खर्च पड़े, नौकरियों पर असर पड़ेगा। इसी तरीके से स्टेडियम्स को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उस पर भी 872 रोजगार पर असर पड़ने वाला है। वहां पर लगभग 11,000 करोड़ से ज्यादा सरकार को कमाना, यह बेसिक स्थिति है। लेकिन अगला सवाल यह है कि सरकार के पास अपने तौर पर, यानी मोदी सरकार की नाक के तले लगभग 9 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उसको क्यों नहीं भरा गया। और 2014 में जब 2 करोड़ नौकरियों का जिक्र किया गया था तो हमने सोचा जरा देखा जाए ये नौकरियां सरकार दे कितनी रही है। सरकार का अपना डाटा 2016 से जो निकल कर आता है वह 2016, 2017, 2018, 19, 20 यानी इन 5 सालों के भीतर में सरकार ने जो कुल नौकरियां भी दी हैं वह भी 4 लाख नौकरियों से ज्यादा नहीं दी है। इसकी स्थिति को इस रूप में समझिए, 4,44,813 कुल नौकरियां दी गई है। इसमें 2016 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ली गई नौकरियां भी शामिल हैं, जो 18,000 नौकरी आखिरी बार उसने दी थी। हालांकि अपने तौर पर आरआरबी कहता है कि हमने ऑल इंडिया बेसिस पर लगभग 2,02,945 नौकरियां 5 सालों में दी है। आप कल्पना कर रहे हैं, 5 सालों में खुद ही बता रहा है 2,04,945 नौकरियां। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसने बोला हमने 5 सालों में 2,14,601 नौकरियां दी हैं। और यूपीएससी जो है, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो चुनता है ना, उसने 5 सालों में 25,267 नौकरियां दी हैं। अब आप जब हिस्से में चल के आएंगे तो पिछले बरस यानी 2020-21 के दौर में सबसे कम नौकरियां यूपीएससी ने दी, सिर्फ 3,609। पिछले बरस आरआरबी ने नौकरी दी, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, पूरे देश भर में 5,764 पूरे देश में। यहां पर जिक्र आंदोलन लगभग 35,000 से ज्यादा वैकेंसीज को लेकर हो रहा है। जो स्टाफ सिलेक्शन है उसने कहा लगभग हमने 68,000 लोगों को नौकरियां दे दी। सवाल यह है कि मोदी सरकार के नाक के तले जो पार्लियामेंट में जवाब दिया गया उसमें जानकारी दी गई 2020 के मार्च तक की कि हमारे यहां 8,72,000 पद खाली पड़े हैं। और उसके बाद जब हमने रिटायरमेंटों की लिस्ट देखी जो 2020 के मार्च के बाद दिसंबर 2021 तक रिटायर हुए हैं, तो पता चला कि अभी वैकेंट सीटों की तादाद तकरीबन 9,11,000 हो गई है। आप रोजगार क्यों नहीं देते हैं? यह सैंक्शन पोस्ट है। जो सैंक्शन पोस्ट के तहत भी आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, क्या देश का खजाना खाली है? या फिर आप इतने लोगों को रोजगार नहीं देकर इस देश के भीतर में एक सामाजिक टकराव की परिस्थितियों को डेवलप कर पा रहे हैं, या आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है?
कौन सी परिस्थिति है ये? रोजगार बिल्कुल गायब है। और जब हम जिक्र कर रहे हैं कि आंसू गैस छेड़े, कल रात के जो दृश्य नजर आ रहे हैं हॉस्टल में घुसकर जीआरपी और एसआरपी के लोग, जो आरपीएफ के लोग हैं, वो जिस तरीके से डंडा बरसा रहे हैं, ये कौन सी परिस्थिति है? युवा है, छात्र है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते हुए नौकरी चाहिए, नौकरी देने के लिए ही आपको चुना गया है। आपने खुद कहा था हम नौकरी दे देंगे, लेकिन फिर नौकरी गायब है। क्यों गायब है? कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हमने सोचा इस देश के भीतर में जो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स की नौकरियां तत्काल निकाली जाए, इन पे भरना ही है आपको तत्काल में। तो उसमें जानकारी मिली कि कितनी सीटों पर, जैसे कैग है, कैग में लगभग 1400 पद खाली पड़े हैं, इनको भरना ही है। क्यों नहीं भर पा रहे हैं? इनको भरना ही है से मतलब यह है कि ये 2018-19 में भी कहा जा रहा था भरना है, 20 में भी कहा गया, 21 में भी कहा गया, 22 आ गया है, भरा नहीं गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के भीतर में 2127 पद खाली पड़े हैं। क्यों खाली पड़े हैं? क्यों नहीं भर पा रहे हैं? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में 250 पद खाली पड़े हैं। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में भी मिनिस्ट्रीज की नाक के नीचे जो पद खाली पड़े हैं, जो स्टाफ सिलेक्शन को तुरंत सक्रिय होना है, यूपीएससी को तुरंत सक्रिय होना है, लेकिन ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और एक सवाल इस बरस भर का नहीं है कि एक बरस से ये रोजगार खाली पड़े। इनकी पूरी फहरिस्त है। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में 151 पद खाली पड़े हैं, डिफेंस में 88 पद खाली पड़े हैं, एक्सटर्न, इसमें हम सेना के स्थितियों को नहीं ला रहे हैं, इसमें उन लोगों को ला रहे हैं जो अधिकारी तबके से नियुक्ति जिनकी होगी और दिल्ली के सेक्रेटरीट में बैठेंगे, जो सेंट्रल विस्ता के मातहत लेके सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आ रही है, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है वह भी उसी दायरे में आ जाएगा। वहां पर बैठने के लिए और अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जो साउथ और नॉर्थ ब्लॉक है वहां पर बैठने वाले परिस्थितियों को हम आपसे बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी तादाद में हर जगह पर खाली है, इसमें हमने देखा जो ईडी छापा मारती है ना तमाम जगहों पर, उसके यहां भी 114 पद खाली पड़े हैं। आईबी जो है उसके यहां भी 23 पद खाली पड़े हैं। विदेश मंत्रालय के तहत भी लगभग 90 पद खाली पड़े हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री में भी लगभग 88 पद खाली पड़े हैं। सीबीडीटी में उसमें लगभग 1085 पद खाली पड़े हैं। इसको जब देखना शुरू किया तो दिल्ली के ऑफिसेस के भीतर में जो नॉर्थ साउथ ब्लॉक और सेंट्रल सेक्रेटरीट में जो लोग बैठेंगे उसमें 7035 पद खाली पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? उसको आप क्यों नहीं भर पाते हैं? इलेक्शन के लिए पूरी सरकार कूद जाती है, हर कोई इधर से उधर जा रहा है। गृह मंत्री को फिक्र नहीं है, वो जा रहे हैं घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। कल से रक्षा मंत्री भी आपको नजर आने लगेंगे, उसके बाद पूरी कैबिनेट नजर आने लगेगी। तो इनको इसलिए तो नहीं चुना गया था कि आपको इसलिए चुन रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप वोट मांगे, इसलिए चुना गया था कि आप इस देश को ठीक ठाक चलाएं जिससे लोग आप ही को वोट दें। लेकिन अब आप हर घर पर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन अपने ही डिपार्टमेंट के भीतर में पद खाली पड़े, आप भर नहीं पा रहे। युवा क्या करेगा? और जब इस परिस्थिति में हमको लेकर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पर आप फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, उसके बाद आपकी भर्ती हो जाती है। एक दूसरा सेक्टर भी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और सरकार ने अच्छा काम किया, एक ई श्रम पोर्टल खोल दिया। उस ई श्रम पोर्टल में डाटा पता चलेगा कितने लोगों को रोजगार चाहिए, और उस डाटा को जब देखा गया तो पता चला कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में अपना नाम लिखा चुके हैं, हमको काम चाहिए, हमारे पास कोई काम नहीं है। यह अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की लिस्ट है पूरी की पूरी, जहां पर नाम लिखा जा रहा है। इसमें टॉप पर जो 3 राज्य है उसमें एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है, उसमें बंगाल भी है, उसमें उड़ीसा भी है, ये 3 राज्य भी हैं। चौथे नंबर पर बिहार आता है। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश का आधा है बिहार, तो उसकी संख्या जाहिर है उसके बाद आ रही है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब आप कैरियर सर्विस पोर्टल को लेकर जब खोजा गया अलग अलग स्टेट्स में, तो उसमें पता चला उत्तर प्रदेश के भीतर में लड़कियों ने सिर्फ 2021 में जो भरा है, जो लेबर मिनिस्ट्री के तहत नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, 1,22,690 उत्तर प्रदेश की बच्चियां चाहती हैं रोजगार मिल जाए। 4,97,130 बच्चे चाहते हैं कि हमको रोजगार मिल जाए। उसमें कुछ एक बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन जब आप उसको एक साथ मिला देते हैं और रोजगार दफ्तरों के दरवाजों को खटखटाते हैं तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में ही कम से कम 1,20,00,000 से ज्यादा बेरोजगार है। अब आप क्या करेंगे? उसको देश के हिसाब से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और उसके बाद ये खुलकर बताने की स्थिति में ये सरकार आएगी कि हम जो 2-2 करोड़ का जिक्र कर रहे थे, अब हमने 8वीं बार गणतंत्र दिवस को देख लिया, तो इस लिहाज से 16 करोड़ को तो नौकरी दे देनी चाहिए थी हमारे आने के बाद से। लेकिन इस दौर में हमने दिया कितना है?
हमने जो दिया है उसकी संख्या 10 लाख के पार ही नहीं जा पा रही है। कमोवेश यह स्थिति इस देश के भीतर में तो कहां पर 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, कहां 10 लाख भी नहीं दे पाए। जो एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी का हमने आपसे जिक्र किया, उसकी तो जुबानी थक गई है कहते हुए कि 4,44,813 ही लोगों को हम नौकरी दे पाए। तो क्या बेरोजगारी की ऐसी परिस्थितियों में यह देश जाकर फंस गया है? क्योंकि एक डॉक्यूमेंट हमारे पास और है। ये डॉक्यूमेंट बताता है भारत बेरोजगारों देश की गाथा, उसकी त्रासदी, फेल गवर्नेंस और इतनी बड़ी वैकेंसी इस देश के भीतर में मौजूद है। वो अगर स्टेट वाइज सबको जोड़ते चले जाएं और इस देश की उन एजेंसियों पर खर्च होने वाला पैसा जिनका काम है कि उस रोजगार को आप कम से कम दे दें, तो उन सब की तो नौकरी तुरंत चली जानी चाहिए। जो रोजगार के लिए वैकेंसी नहीं निकाल पाए, वैकेंसी निकालने के बाद परीक्षा नहीं ले पाए, परीक्षा लेने के बाद रिजल्ट को बाखूबी दिखा नहीं पाए, रिजल्ट दिखाने के बाद उनका मेडिकल नहीं करा पाए, मेडिकल करा लिया तो नियुक्ति नहीं करा पाए, किस किस की नौकरी लीजिएगा? बाबुओं की नौकरी जाएगी, मंत्रियों की नौकरी जाएगी। और हो सकता है आते आते ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पर यह सवाल उठने लगे, तब इस देश के भीतर में हमने सरकार को चुना क्यों था? हमने शुरू में ही अंदेशा दिया। बीजेपी तो उस आंदोलन से निकली हुई पार्टी या उस आंदोलन को समझने वाली पार्टी है जिसने इस देश में 70 के दशक में गुजरात में छात्रों के आंदोलन को देखा, बिहार के आंदोलन को देखा और उस आंदोलन के साथ इस देश में उस दौर की परिस्थितियों को देखिए तो तब गरीबी, महंगाई, चापलूसी, भ्रष्टाचार, छात्रों के पास काम नहीं, ये सारी परिस्थितियां उस दौर में थी। लेकिन उस दौर और इस दौर के बीच में कहां पर खड़े कुछ कीजिएगा? तमाम परिस्थितियां तो एक साथ देश के सामने आकर खड़ी हुई है। छात्र सड़क पर है, आंदोलनरत है, पुलिस के हाथ में डंडा है, छात्रों के भीतर गुस्सा है। सरकार बहुत संवेदनशील स्थितियों को बताते हुए टेलीविजन स्क्रीन पर आती है और कहती है हम हर सवाल का जवाब देंगे। हमें लगता है आप किसी सवाल का जवाब मत दीजिए, सिर्फ रोजगार दे दीजिए। क्या सहमति है इस पर? सरकार मानेगी? या सरकार देश में 1950 26 जनवरी गणतंत्र होने के बाद संविधान जब द वी द पीपुल और जनता ही सब कुछ थी, उसके बावजूद भी सत्ता अपने आप को कहीं राजा के तौर पर तो नहीं देखती है और उसमें कहीं अहंकार तो नहीं आ गया है? समझना होगा इस महीन सी लकीर को, अन्यथा रोजगार दे दीजिए। जितनी भी सीट सैंक्शन है, सैंक्शन सीटों पर देंगे तो इस देश के भीतर में तकरीबन 80,50,000 नौकरियां एक झटके में आप दे देंगे। सेंटर में देना चाहते हैं तो आप खुद ही बता रहे हैं 9 लाख से ज्यादा यहां पद खाली हैं। देश भर में 80,50,000 पद खाली पड़े हैं। रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? वो सैंक्शन पद है। सैंक्शन पद का मतलब यह होता है कि एक पूरा ढांचा होता है जिसमें आपके पास अलग से बजट क्रिएट कर पाने की स्थिति नहीं है। लेकिन जब सत्ता अपने ऊपर लुटाने को इस देश की गवर्नेंस से जोड़ ले तो आप क्या करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।